टीजीएल टॉक्स के फ्रेश एंड फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पॉडकास्ट की आंधी आई हुई है और हम भी इस आंधी की चपेट में आ चुके हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे पहले गेस्ट मिस्टर चंदन शर्मा, जो कि सीएन फिल्म्स के ओनर हैं और ये फिल्म मेकिंग की दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो नमस्कार चंदन जी, आप बताइए आपके बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने द ग्रेट लखन टॉक्स में पहले नंबर पे मुझको बुलाया और बीइंग अ नेबर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ की सोसाइटी इतना डेवलप कर रही है, पास में हम लोग भी साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। और मैं बेसिकली जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ और फिल्म मेकिंग की लाइन में मुझे तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं। एज अ हॉबी 8 साल हो गए, प्रोफेशनली 5 साल हो गए हैं कम, इतना हो ही गया है। और ठीक है, शुरुआत में गाइडलाइंस ना होने की वजह से अलग अलग चीज़ें करते थे, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में अभी सिनेमेटोग्राफी में हूँ। अच्छा, और बस यही प्यार है, यही ज़िंदगी है और चल रहा है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपके बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत, जो भी है, आपने बीसीए किया था, फिर आप उस फील्ड से बाद में हट के फिल्म मेकिंग और इस फील्ड में उतरे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। बीसीए तो बहुत बाद की बात हो जाती है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्ट्रीम ही अलग था। मैं बहुत ही फेलियर्स टॉप्स ऐसे फ्लक्चुएटिंग लाइफ मेरी रही है शुरू से। मतलब मैं पढ़ाई में वैसे शुरू में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा होने से ऐसा नहीं, मतलब मैं नॉलेज गेन करने में शुरू से बहुत अच्छा था। मुझे कोई चीज़ देखने में सुनने में बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ जाती थी। लेकिन चलते मैं 9th में क्लास में थोड़ा कम रहा, 10th क्लास में मैं बढ़ गया, 11th में फिर थोड़ा कम रहा, फिर 12th में बीच में बढ़ गया, फिर 12th में मैं फेल भी हो गया एक बार। कौन से सब्जेक्ट से थे? मेरे पास में वैसे मैथमेटिक्स था, बट ये है कि मेरे फिजिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि लाइट ऑप्टिक्स वगैरह मेरा शुरू से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है और आज भी उसी फील्ड में हूँ। लाइट ऑप्टिक्स सिनेमेटोग्राफी बेसिकली उसी चीज़ से बिलोंग करती है। फेल होने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करी। दोबारा पढ़ाई करने के बाद में कुछ शुरू से ही फैमिली के पास में, मतलब फाइनेंशियली इतना सपोर्ट भी नहीं था मुझे, ठीक है, लेकिन सपोर्टिव थे, मेंटली सपोर्ट था, सारी चीज़ों को लेके था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। वो नहीं होने की वजह से था, होता तो वो भी हो जाता। तो इस वजह से बहुत जल्दी उम्र में मुझे काम करने का भी थोड़ा सा शौक था, कमाने का, अर्न करने का चीज़ों को। वो करता गया, लाइन मिलती गई, कैमरा मिल गया। कैमरा मिलने के पीछे भी कहानी लंबी सुनाऊंगा आपको मैं। नहीं तो वो जानना चाहेंगे हम अभी। तो मैं आपको बताता हूँ कैमरा मैंने होल्ड कैसे किया था फर्स्ट टाइम। वैसे मैं पब्लिकली पहली बार ही बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि जैसे क्या है कि मुझे ना कई बार पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी कभी इंसल्ट होना भी बहुत अच्छा होता है लाइफ में। इंसल्टिंग चीज़ की वजह से मेरे को एक करियर पाथ मिला, वरना मैं भी कहीं 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा होता अभी। तो मैं बेसिकली क्या है, 12th क्लास में था। उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, आसपास में ही नेबर्स थे, मतलब स्कूल के नहीं थे, इधर उधर के थे। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड सा था यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, या एडोलेसेंस वाले लोगों में था, डीएसएलआर को लेके क्रिस्पी फोटोज खींचने का। क्योंकि फोन में उस टाइम ब्यूटी प्लस और ऐसे ऐप्स चलते थे, तो उसके अंदर तो बस सेल्फी ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। ये कौन सी ईयर की बात है? ये मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रोक्स 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2016 में ऐसे कैमरा लेके फोटो खींचना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी। 20-22 हज़ार रुपये उस टाइम पे इस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए थे नहीं किसी, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे जो कमा सके, सिर्फ शौकिया तौर पे लोग रखते थे। तो कुछ लोग थे दोस्त वगैरह, वो कैमरा लेके आए, देखा मैंने पहली बार, एक दोस्त था मेरा, उसके फ़ोन में मैंने कैमरे से खिंची हुई, क्लिक करी हुई फ़ोटो देखी। तो मैंने जब उसकी खुद की फ़ोटो देखी, उसने मेरे को दिखाई, देखिए मेरी फ़ोटो है। तो मतलब मैं उस टाइम पे एक तरीके से शौक में चले गया कि यार ऐसी फोटो तो हीरो की होती है। हीरो होते हैं ना, ऋतिक रोशन खिंचवाता है, भाई ऐसी फोटो, इतनी क्लियर फोटो तेरी कैसे है? तो जब मैंने वो फोटो देखी, फिर मैंने बोला भाई कुछ भी कर, मुझे ऐसी फोटो मेरी एक खिंचवानी है, एक खिंचवा दे बस, कैसे भी खिंचवा दे। वो बोला यार मेरे दोस्त का कैमरा है, पता नहीं देगा नहीं देगा। मैं तो गया था, मेरी उन्होंने क्लिक कर दी। कुछ भी हो जाए भाई, मेरे को तो एक फोटो खिंचवा दे ऐसी बस। तो बात करता रहा उससे, रोज उसको अप्रोच करता रहा। अब वो भी उसके पास खुद का नहीं था, दोस्त का था, तो उसने किसी को अप्रोच किया, फिर उसने किसी को किया, तो ऐसे कभी चीज़ बैठी नहीं। पर मुझे नींद आना बंद हो गई उस दिन, जिस दिन से मैंने उस फोटो को देखी। मेरे दिमाग में आज भी क्लियरली वो फोटो है कि वो फोटो कैसी थी। वो मतलब आपको आपका पैशन पता लग गया कि मुझे किस फील्ड में, मतलब क्या करना है? नहीं, मुझे बस उस फोटो को लेके दिलचस्पी पैदा हुई कि मुझे ये फोटो ऐसी, मेरे को मेरी खुद की फोटो चाहिए, इतनी क्लियर, इतनी क्रिस्पी, पीछे से ब्लर हो रखा है, बैकग्राउंड ऐसा हो रखा है। तब मैंने उसको बहुत बोला, नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि कैमरा मेरे पास सामने ऐसे रखा था, बिल्कुल सामने ऐसे रखा हुआ था।
और वो लोग भी थे। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे बस एक बार इस कैमरे को छू लेने दे, उठा के देख लेने दे इसमें क्या है, कैसा है, कैसे खिंचती है फोटो, इतनी क्लियर फोटो कैसे आ सकती है किसी की। मैं गाँव में भी रहा हूँ सब चीज़ें, तो फोटोज तो बहुत बड़ी बात ही होती थी हमारे लिए। तो बस एक बार उस फोटो को देख लेने दे मेरे को कैसे क्लिक होती है। वहाँ पे मुझे मना कर दिया साफ साफ कि ये नहीं हो सकता भाई, ये कैमरा ऐसे अनप्रोफेशनल लोग नहीं चला सकते ये वो। तो वो बात थोड़ी सी यहाँ लग गई, चुप गई। हाँ, वो यहाँ लग गई। और वो यहाँ लगी तो बस उसके बाद मैंने सोना खाना पीना सब बंद कर दिया। मुझे बस एक कैमरा चाहिए था, कुछ भी करके उसके लिए, बस अब मेरी जान की बाजी भी लग जाए, मुझे बस वो कैमरा चलाना है कैसे भी करके। मतलब दैट वाज अ मोमेंट कि आप, हाँ, उस टाइम रियलाइजेशन हुआ, फील हुआ कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक बार जिद कर आगे ले ही लिया घर वालों से। अब वो भी एक लंबी स्टोरी है, पॉडकास्ट ही लंबा हो जाएगा बहुत, मैं ऐसे सुनाऊंगा डीपली तो। लेकिन मेरे पास कैमरा आ गया बेसिकली। लेकिन उस कैमरे को पहली बार हाथ लगाने के बाद में उसकी सेटिंग करवाने के लिए मैं 15 किलोमीटर पैदल चल के गया था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास में उस दिन बस के किराए के भी पैसे नहीं थे और रात के 7-8 बज रहे थे। वो मैंने ऑनलाइन कैमरा मंगवाया था कैनन का, उसकी सेटिंग्स मुझसे सेट नहीं हो रही थी। तो किसी के पास था तो वो बहुत दूर था, उससे कॉल पे बात करके उसको बोला भैया इसकी एक बार सेटिंग सेट कर दो। मैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तकरीबन पैदल चल के गया 2 घंटे में। उसको मैंने सेट करवाया, उसको सेट करवा के मैंने वैसे के वैसे रखा 2 महीने तक। इवन उस पर मैंने एक लाइटिंग वाला एक घुमाया भी नहीं, डायल भी किया, यार खराब नहीं हो जाए फिर पैदल चल के जाना पड़ेगा। फिर करते 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 चीज़ें, फिर मैं उसी कैमरे में इतना डिजॉल्व हो गया कि मैं 12वीं में भी फेल हो गया। अच्छा। फेल के बाद में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट सबको होती है, मुझे भी हुई थी। कुछ मोमेंट्स हो गए थे ऐसे लाइफ में जो मैं भी दोबारा याद नहीं करना चाहता। बट ठीक है, उसके बाद में दोबारा 12th करके कर आके लोग मिले, करते गए चीज़ें हो गई, बस यही है। तो फिर उसके बाद आपकी जर्नी मतलब इसमें सिनेमेटोग्राफी में चालू हो गई? नहीं, उसके बाद में सिनेमेटोग्राफी में चालू नहीं हुई। मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी। अच्छा। सोचा डायरेक्शन कर लूँ, किसी इंस्टीट्यूट में ट्राई किया पर वहाँ फीस बहुत ज़्यादा थी। सब तरीके से मैंने ट्राई किया कि मैं कैसे भी करके इस फील्ड में एंटर कर जाऊँ, बट ठीक है वो भी नहीं हो पाया पॉसिबल। फाइनेंशियल स्टेटस शुरू से ही कम था, कॉल सेंटर में काम करने लगा, उस पैसे को जोड़ के कैसे तैसे घर पे से ले लेके कुछ भी करके एक पीसी बनवाया एडिटिंग के लिए, खुद चीज़ों को स्टार्ट करा, यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस बनाए लोगों के गानों के ऊपर, कवर सॉन्ग्स बनाए, ऐसे करके लोग भी मिल गए। फिर आगे चल के फिर इनकम भी होने लग गई 1000-2000 रुपये पर डे की। फिर धीरे धीरे और भी कुछ लोग मिले, मिलते स्ट्रगल पहुंच ही रहा है, अभी भी कर ही रहे हैं स्ट्रगल। बस इसी की कहानी है। मुझे ये बताइए कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या उनको गाइडेंस मिल सकती है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, टीजेल टॉक्स के थ्रू? भैया मतलब क्या है ना कि फिल्म मेकिंग का तो नहीं, मैं किसी भी चीज़ को लेके मैं बोलूँगा हाँ जी, कि आपको 100% पैशनेट होना पड़ेगा किसी भी चीज़ को लेके। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप दिल से नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ, मेरे एक शूट की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं एक गाने का शूट कर रहा था, बहुत अच्छा हिट हुआ वो गाना लॉकडाउन के टाइम पे। वो शूट मैंने ही किया था। तो उसमें क्या था, मैं कैमरा चला रहा था और जो कैमरा असेंबली मेरी होती है, उस कैमरा असेंबली कम से कम 5-6 किलो की होती है वो। हाँ जी। 6 किलो से कम की नहीं होती, क्योंकि वो मॉनिटर्स वगैरह सेटअप करके पूरा तो आर्म्स में होल्ड करना पड़ता है। तो मुझे एक शॉट लेना था, खेत थे वहां पर, उस खेत के अंदर जाके इधर से मुझे शॉट लेना और वहां पर एक्टर्स हैं, एक वाइड शॉट मुझे क्रिएट करना है। स्टेडी कैम बोल रहे हैं? नहीं, स्टेडी कैम नहीं था, गिम्बल पे ही था सेटअप। लेकिन उस टाइम पे गिम्बल्स भी भारी थे, लेंसेज भी भारी हुआ करते थे, मिररलेस कैमरा इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं थे उस टाइम। तो मैं ऐसे जाके यहाँ पूरा शॉट लेने के लिए जब आया ना, तब मेरे हाथ में वो गिम्बल था, सामने एक्टर रेडी था, डायरेक्टर का कमांड वहां से रेडी था। तो लेकिन क्या हुआ, वो हाथ में मेरे था तो मेरे पैर में एक इतना लंबा कांटा चुभ गया, इतना लंबा, और शूज के अंदर से वो पूरा पैर पार करके निकल गया था वो। अच्छा। और मेरे हाथ में कैमरा था, पर मेरा हाथ ऐसे भी नहीं हुआ, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरा पूरा शूज में से ब्लड बाहर आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर कैमरा रेडी, आप रोलिंग बोलो। और मुझे वो देख के खुशी हो रही कि हाँ, मैं इधर से ब्लड बहता हुआ देख रहा हूँ, इधर कैमरा हाथ में है, उधर एक्टर सामने रेडी है, मैं शॉट ले रहा हूँ। शॉट लेने के बाद में मैंने असिस्टेंट को कैमरा पकड़ाया, फिर मैंने शूज उतारा, फिर उस कांटे को मैंने बाहर निकाला, फिर मैंने उस पर थोड़ा सा हैंकी वगैरह बांधा मेरा, तब शूट कंटिन्यू किया। लेकिन शूट उस दिन भी नहीं रोका। जो यही तो आपका डेडिकेशन है, जिस वजह से आप हमारे पहले गेस्ट बने टीजेल टॉक्स में। तो वो मेरे को इंसिडेंट याद है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है लाइफ में। और अभी तो खैर मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या पता अभी तो क्या क्या देखना बाकी है। बट जो आप बोल रहे हो कि मैसेज मैं क्या दूं, मेरा तो मतलब यंग फिल्म मेकर जो अभी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या? खुद ही यंग हूं, मेरे को खुद को ही गाइडेंस वो की तो जरूरत सभी है देख रहे हैं आप यंग, लेकिन जो आपकी जर्नी लगी है उससे रिलेटेड और मुझसे
पहले जो कर रहे हैं लोग जो बिल्कुल ही टीनेजर्स है, उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई बहुत डेडिकेटेड रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशंस को अपनी जेब में डाल लो। दिल है नहीं आपके पास में, ये होना चाहिए। दिल सिर्फ काम के लिए है, इमोशंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके अंदर। अगर आप इधर उधर इमोशंस में बढ़ जाओगे, ये चीज़ें वो चीज़ें करोगे, तो वो नहीं बनेगी बात। वो आप कॉमन लोगों में रह जाओगे एक तरीके से। और प्लस अपनी फेक पब्लिसिटी मत करो, जो है वो है बस। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा सस्ता है, सबसे ज़्यादा सस्ता है अमीर दिखना। वो मैं बता रहा हूँ, सस्ती चीज़ें मत अपनाओ, अमीर मत दिखने की कोशिश करो। जो है मैं हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ, मैं आज भी बस यही है, दिन का 5,000 कमाता हूँ, 10,000 कमाता हूँ, बस हूँ यही है, मैं खुश हूँ और मेरा काम है ये बस। उसको लेके कभी भी ऐसा मत हो कि यार ये तो मैं हूँ, मैं ये हो गया, मैं नहीं आना चाहिए बस वो चीज़ है। मैं यही राय दूंगा, बाकी सब अपने आप हो जाता है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से सीखेंगे आपके, आज आप बता रहे हो जो चीज़ें, बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं या कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बट वो समझेंगे ये चीज़ें और इस पॉडकास्ट के थ्रू वो जानना चाहेंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे जयपुर और फिल्म मेकिंग, मतलब अब जो ट्रेंड चले था, पहले बॉम्बे में था, अब धीरे धीरे दिल्ली, और अब जयपुर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो जयपुर में आप फिल्म मेकिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर क्या होता है ना कि मतलब अभी तक इतना ज़्यादा मतलब कमर्शियल मार्केट नहीं है यहाँ पे, जैसा मुझे समझ में आया है। कमर्शियल मार्केट है लेकिन वो अलग चीज़ों को लेके है। वो प्री वेडिंग्स को लेके काफ़ी कमर्शियल, बहुत राजस्थान शुरू से ही इन सब चीज़ों में हिट रहा है। कमर्शियल मार्केट नहीं है फिल्म मेकिंग का। लोग बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो जाते हैं, मेरे भी हुए हैं। मतलब मेरे तो 80% प्रोजेक्ट्स फ्लॉप ही हुए हैं, बट मेरा काम ठीक होगा उनके अंदर। तो राजस्थान में अभी जयपुर में फिल्म मेकिंग का मार्केट अभी टाइम लगेगा और हम जैसे लोगों को ही करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं कोशिश कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की। इवन जैसे अब आपने भी बुलाया तो मैं आ गया। कोई मेकअप आर्टिस्ट बोलता है भैया कोलैबोरेशन में शूट कर लो, उसके साथ में चले जाते हैं कि भैया ठीक है आप आगे बढ़ोगे तो हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। कोई बोलता है भैया मेरा गाना शूट कर दो, ठीक है भैया कर देते हैं। कमर्शियल मार्केट से हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है खर्चा चल जाता है। वैसे भी अब तो मोबाइल में मोदी जी ने सब डाल दिया, 1 लाख रुपए कमाओगे तब भी मंथ एंड में 10 रुपए ही रहने आपके पास में। तो EMI वगैरह में सब चला जाता है। लेकिन ये है कि मैं सपोर्टिव रहा हूँ शुरू से, सपोर्ट कर मतलब करते रहेंगे। और मार्केट तभी बढ़ेगा जब छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं आएगा बस, वो मैं जब तक आता रहेगा तब तक चीज़ें वहीं पैरेलली चलती रहेगी। जयपुर में मार्केट का ये सीन है। तो आज आप TGL स्टूडियोज में आए, आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल गार्डन हो गया, बहुत मजा आ रही है यहाँ आके मेरे को तो। और मजा तो आ ही रहा है भैया। बता रहे हैं खुद के बारे में, आपको कैमरे के सामने बता रहे हैं, लोग बाग देखेंगे। भेजूंगा मैं भी कहीं, 2 लिंक इधर उधर चले जाएंगे। वैसे तो बैठ के किसी को बताना होता नहीं है। कई लोग हैं जो सालों पहले मिले हैं, वो दोबारा देखेंगे कि यार भाई ऐसे बोल रहा है, भाई ऐसी चीजें कर रहा है। नहीं तो वो देखेंगे आप किस मुकाम पे आए हैं आज और कितने लोग आपको यहाँ से देख रहे हैं। कोई मुकाम पे नहीं हूँ मैं, सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ। जो मेरी सरस्वती है मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ सुबह शाम, और बस उसको ही कर रहा हूँ। कोई मुकाम नहीं है, कोई चीज़ें पैरेलल नहीं रही। हाँ मैं मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो मानता हूँ, काम में नहीं, काम को लेके, काम तो मैं सत्यजीत रे हैं उनको मानता हूँ बाकी, लेकिन जो मैं सबसे बड़ी इंस्पिरेशन एक लाइफ की फिलॉसफी को लेके मानता हूँ, वो मैं सिंगर है बहुत बड़े। मैं बचपन में उनसे इंस्पायर था। हनी सिंह को लेके मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है उनने लाइफ में वो पीक देखा, जब जनता यहाँ सड़कों पे, जब मैं छोटा सा था मैं देख रहा था सड़कों पे यहाँ पर लोग बागों की लाइन लग गई थी जब 2011-12 में शो हुआ था। और आज करियर का डाउनफॉल आया, मेंटली ऐसे हो गए पूरा सब कुछ, फिर आप आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ हनी सिंह से, कि यार एक आदमी पीक भी छूता है फिर उसका डाउन भी आता है। फिर लाइफ में कुछ कांस्टेंट नहीं है। आज मेरे पास में सब कुछ है, कल हो सकता है कुछ नहीं हो, परसों हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लेकिन कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहता लाइफ में। कोई मुकाम नहीं है, सबकी मंजिल एक है। मुकाम तो मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। मैं कुछ अचीव करने के पीछे नहीं मांग रहा, मैं बस सिर्फ मेरी स्किल्स एनहेंस करता रहता हूँ डे बाई डे। तो जैसे कि आपने बताया कि इतने चैलेंजेस आपने लाइफ में फेस किए, बट आपको अंदर से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मुझे ये चीज़ करके मज़ा आता है, या किस चीज़ में आपको असली खुशी जो होती है अंदर की, वो कहीं में मिलती है? वो भैया क्या है ना, मतलब मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, मैं मेरा लाइफ जो है ना, मैं मेरी लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ और दूसरे लोगों को। ऐसा नहीं मैं पूरी दुनिया में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जो अंदर इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है ना, वो मुझे मेरे पापा को खुश देख के मिलती है।
वो जब खुश होते हैं ना, क्योंकि एक मतलब आप मानोगे नहीं कि किसी का भी जैसे फिल्म मेकर बनना या कोई भी पाथ हो उसका, कोई भी लाइफ में हो, उसमें उसके बाप का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। मैं मेरे फील्ड से देखो, अंत में कोई भी चीज आप करो, आप ये काम कर रहे हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, लेकिन एक ना एक दिन वो काम हमको हमारे सर्वाइवल के लिए करना है, पैसे के लिए करना है। कोई भी काम हो आपको पैसे के लिए करना पड़ेगा, अंत में सर्वाइवल उसी से होगा, खाना और पैसा। लेकिन इस चीज से ही मैं सर्वाइव कर पाऊं, इसमें मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा कोई अगर है, अगर आपके बैक पे एक हाथ है ना, चाहे कुछ भी नहीं हो उनके पास में, उसको बोल रहे ना कि हाँ मैं हूं, तू चिंता मत कर, मैं हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मेरे पापा को खुश देखकर। जब बस वो बोलते ना चंदन मजा आ गया, बस उस दिन मुझे मजा आ जाता है, हाँ मजा आ गया भाई, आज मजा आ गया। तो उनकी खुशी और आपकी खुशी सिमिलर है, कोई अलग चीज नहीं है, मेरे अंदर इंटरनली कुछ है ही नहीं, मैं ही वो ही हूँ, मैं रिफ्लेक्शन हूँ बस उनकी। वही है, वो जो चीज नहीं कर पाए ना लाइफ में, बस वो मुझको करना है उनके लिए, ये चीज है। बहुत बढ़िया बात है, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली में कोई करे नहीं करे, एक इंसान पापा जैसा कर दे, बस हो गया, गेम खत्म, बस दुनिया सब पीछे रह गई अब तुम्हारे। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसी से हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो आपकी फील्ड है सिनेमेटोग्राफी, डीओपी, जो हम वर्ड सुनते हैं, उसमें आप मतलब आपने बताया कि वो चीज आप करते हैं, बट उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज को, चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे, तो आपका कुछ गाइडेंस उनको मिल जाएगा, तो ये थोड़े से बताइए हमको। बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सबसे बड़ा चैलेंज है आपको कैमरे से नहीं, अपनी आंखों से विजुअलाइज करना है चीज़ों को। कोई भी लाइटिंग कंडीशन होती है, कोई भी तरीके का आपको मूवमेंट देना है वो, और बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर सबसे पहली चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है फिटनेस। क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। पहले जैसी चीज़ें नहीं रही कि आप क्रेन पे चल जाओ, तो गिम्बल्स वगैरह बहुत ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें आपको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसमें चैलेंजेस सबसे ज़्यादा ये आते हैं कि आप लोगों को समझाओगे कैसे। अभी हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ें, यहाँ पर एकदम से डायनासोर आ जाए, ये आ जाए, तो वो समझाने के लिए आपको एक क्रिएटिव आई चाहिए। वो क्रिएटिव आई आपको काम करते करते या फिर सपने देखते देखते, खुली आंखों से सपने देखोगे ना आप, तब ऐसा लगेगा। अभी ये रूम में जैसे इतनी चीज़ें हैं, अभी मैं थोड़ी देर विजुअलाइज करूंगा, मेरे पास है मेरी लाइटिंग टीम, मैं इस जगह को कुछ और ही बना दूंगा, वो मेरी विजुअलाइजेशन से होगा। तो एक पीस ऑफ आर्ट है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको अपने दिमाग को रिफाइन करते रहना है, टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें क्रिएटिव करते रहने के लिए। लाइटिंग के बारे में पढ़ते रहना है, कैमरा ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते रहना है, कैमरा हैंडल कैसे करते हैं, और सब चीज़ों के बाद में इन सब चीज़ों से पैसा कैसे कमाते हैं वो भी सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको अपने दिमाग को रिफाइन करना है। एक तरीके का मेडिटेशन, योगा ही है मेरे लिए कैमरा चलाना, उससे बड़ा मेडिटेशन कुछ नहीं है। तो बस उसको लेके मेडिटेट करते रहो, नए नए लोगों से बात करते रहो और खुश रहो, बस। इससे काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प होगी, आपने जो कहा अभी। इसी के साथ हमारे आप पहले गेस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ टीजीएल टॉक्स में आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सब चीज़ें देख के, बात करके, बता के। पहली बार मैं तो कसम खा रखी थी मैं कभी कैमरे के आगे नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें करने के लिए आना पड़ता है। बता दिया, मैं तो बोलना, मुझे पता नहीं है कैसा रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं, मैं बोल दिया जो मेरे मन में आया बस। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आज के एपिसोड के लिए, और अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ होंगे कुछ नए गेस्ट और कुछ नए सवाल। तो देखते रहिए टीजीएल टॉक्स, और प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे कि कमेंट्स में आप क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में, या आपको कुछ सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं आप डायरेक्टली, इन तक आपके सवाल पहुंचा दे जाएंगे। थैंक यू सो मच।